सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र का मॉडल आंसर। तो देखिए, यह त्रैमासिक परीक्षा का संपूर्ण मॉडल आंसर है। यह इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में शेष बचे हुए क्वेश्चनों की भी जानकारी डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। तो देखते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? तो सीढ़ीदार खेती होती है उत्तरांचल में। उसके बाद में देखें, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित है। भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो गिर गुजरात आवास आरक्षित क्षेत्र है। भारत में शक्तियों का बंटवारा कौन करता है? तो संविधान के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थान। तो सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के सामान्य अनुपात में वृद्धि, तो वृद्धि हुई है, ये आएगा। खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। शोर मापने की इकाई क्या है? तो शोर मापने की इकाई डेसिबल है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका में खालिस्तान भाषा बाहुल्य लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। तो ये वाटरलू का युद्ध जब 1814-15 में हुआ था, उसमें पराजित हुए थे। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है केरल राज्य में। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 3। तो एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। उसके बाद में पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना क्या कहलाता है? तो यह प्रदूषण कहलाता है। यह पर्यावरण प्रदूषण हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि ऐसे वन जो ऋतु विशेष में अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो ये है पर्णपाती वन। उसके बाद देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न आता है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नाम लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाइए। तो हमने एक तरफ आपका सूची अ लिखे हैं, उसके बाद सही उत्तर लिखे हैं। तो देखिए, समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये नारीवाद कहलाता है। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। उसके बाद जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवाद कहलाता है। व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति सांप्रदायिकता कहलाता है। फिर देखिए कि असिंचित भूमि। तो असिंचित भूमि में सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए। फसलों का कम मूल्य, तो ये सरकारी वितरण समिति तय करेगी। फिर कर्ज भार। तो कर्ज भार में आएगा कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। फिर आता है सत्य असत्य। तो देखिए, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करते हैं। तो ये आएगा सत्य। अगला जो है सत्य सत्य, जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में प्रति क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच है, तो यह असत्य हो गया। स्वराज्य पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था, यह भी असत्य है। उसके बाद स्वराज्य पार्टी मोतीलाल नेहरू के द्वारा गठित हुई थी।
फिर देखिए पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में शामिल हुई, तो यह सत्य है। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई, यह असत्य है। उसके बाद में हम देखते हैं बिना किसी पारिश्रमिक के किसी के से काम करवाना बेगार कहलाता है, तो यह भी सत्य है। अगला प्रश्न आता है कल्पना दृश्य यूटोपिया से क्या आशय है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि जिसके साकार होना लगभग असंभव होता है। कल्पना दृश्य में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़े और पोशाक के आधार पर की जाती है, यह यूटोपिया कल्पना दृश्य हुआ। इसी का अथवा है प्रश्न क्रमांक 6वें का कि रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। तो रूढ़िवादी परंपरागत स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देते थे। तेज बदलाव के बजाय वे क्रमिक और धीरे धीरे विकास पर जोर दिया करते थे। अगला प्रश्न आता है बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। तो रोमानिया हो गया, रूस है, सर्बिया है, ये बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद आता है उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का आशय है कि व्यक्तियों के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसे सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 8 है बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहिष्कार किसी के साथ संपर्क रखने और उसमें जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद का व प्रयोग से इनकार करना आमतौर पर विरोध का एक रूप होता है। ये हो गया आपका कि बहिष्कार किसे कहा जाता है। उसके बाद में हम अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, इसके कारण बताइए। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के निम्नलिखित कारण थे। साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेजी थे और साइमन जो कमीशन आया था उसमें भारतीयों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। प्रश्न क्रमांक 9 है दबाव समूह क्या है। दबाव समूह वे संगठन है जो सरकार की नीतियों के प्रभावों का विरोध करते हैं और जिनसे उनके व्यक्तिगत लाभ प्रभावित होते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 10 आता है भू संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो भूमि संरक्षण के उपाय है भूमि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूमि के कटाव को रोकना चाहिए। उसके बाद में देखिए प्रश्न 10 कि सतत पोषणी विकास क्या है। तो सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की सीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, यही सतत पोषणी विकास है। फिर आता है प्रश्न 11 प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाता है। किसी राष्ट्र के एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय को उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कैसे ज्ञात करते हैं या किस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो राष्ट्रीय आय बटे कुल देश की जनसंख्या। उसके बाद में देखते हैं राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। ये प्रश्न 11 का अथवा है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फिर प्रश्न 12 आता है प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी किसे कहा जाता है। बेरोजगारी का वह रूप जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, यह छिपा रहता है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। इसमें आवश्यकताओं से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। यदि उनमें से कुछ व्यक्तियों को खेती के कार्य से अलग कर दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं हो पड़ता। इससे ऐसे व्यक्तियों को प्रच्छन्न या बेरोजगारी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न क्रमांक 12 तक के उत्तर हुए। अब जो शेष जितने बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।